तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हमें गति पढ़नी है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रक्षेप गति पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मूवमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन भी पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट आया है क्या? घूर्णन गति। अब रोटेशनल मोशन समझना है। तो आखिर ये तीसरा मोशन है, पहले था वृत्तीय गति, उसके बाद था प्रक्षेप गति, पहले इससे पहले था, और तीसरे पॉइंट पे हम पहुंचने वाले हैं, वो है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो आज हम इसके बारे में चर्चा डिटेल में बताते हैं। ये घूर्णन गति हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो सबसे पहला टॉपिक सीखना यह है कि दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी क्या होता है? दृढ़ पिंड का मतलब है एक ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने से उनके कणों में कोई विस्थापन न हो, उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, अगर मैंने कहा हमने ले लिया, और इतना याद रखना इस चैप्टर में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पिंड है, वो पिंड कणों से जब बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं तो एक पिंड का निर्माण करते हैं। पिंड किससे बना है? कणों से, पार्टिकल से बना है। तो ये पिंड बना हुआ है, ये बहुत सारे इसमें कण हैं, लेकिन दृढ़ पिंड से कहेंगे जिस पर बाह्य बल लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, लेकिन ये जो कण हैं वो टस से मस ना हो रहे हों। ये जो कण हैं वो अंगद का पैर हो गए हों। अंगद का पैर से मतलब है, देखा था कितने लोगों ने बल लगाया था, क्या उनका पैर टस से मस हुआ? नहीं। इसका मतलब वही समझना है, ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने से उनके कणों में कोई विस्थापन न हो, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड के लिए हो गया। लेकिन इतना समझिए, व्यवहार में, व्यवहार प्रैक्टिकली क्या होता है, हम ऐसा पिंड दुनिया में नहीं है, इसलिए जो पिंड ऐसा दुनिया में नहीं हो उसे हम आदर्श दृढ़ पिंड कहते हैं। आदर्श का मतलब होता है जो दुनिया में नहीं, स्टैंडर्ड बात हो गई। लेकिन होता क्या है, जितने भी कण होते हैं अगर हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो उनके कणों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर हो जाएगा, तो उसको हम व्यावहारिक पिंड बोलते हैं। तो अब मैंने कहा चौक है, ये कोई दृढ़ पिंड नहीं है। अगर बल लगाएंगे तो उसके जो चौक पाउडर होता है वो चारों तरफ क्या होगा, बिखर जाएगा। समझ में आया? तो ये साधारण पिंड हो गया। तो अब हमें बात करनी है इस दृढ़ पिंड की गति। दृढ़ पिंड की दुनिया में केवल दो गति पॉसिबल है। दो गति कौन कौन सी? एक रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, दूसरा है घूर्णन गति। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? घूर्णन गति। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से कि घूर्णन गति। तो देखना यह है घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति का मतलब है, अब लिखते हैं घूर्णन गति। अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या है? तो घूर्णन गति में क्या है, जब कोई पिंड अक्ष के परितः, इतना समझना, इस पूरी परिभाषा में, इस पूरे चैप्टर में अक्ष के परितः शब्द बार बार आएगा। बिना अक्ष के परितः के कोई परिभाषा बनी नहीं है। किसी किसी परिभाषा में अक्ष के परितः दो बार भी आ सकता है। तो ये मान लो कि हर परिभाषा में अक्ष के परितः का परफ्यूम पड़ेगा। समझ में आया? कभी कभी तो तुमने देखा 2 बार परफ्यूम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हर परिभाषा में कम से कम 1 बार अक्ष के परितः जरूर आएगा। तो घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई पिंड, यहाँ पिंड का मतलब दृढ़ पिंड, जब कोई पिंड अक्ष के परितः घूमता है तब उस पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कोई पिंड अक्ष के परितः घूमता है तब उस पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब तुमने कहा जी अक्ष के परितः क्या, उदाहरण से समझाओ कैसे होता है। अब इसका उदाहरण क्या, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब देखिए, लट्टू का घूमना, लट्टू समझते हो, मेला में लट्टू मिल जाते हैं, और फिर 1-2 बार रोटेट करो, फिर छोड़ दो, फिर लट्टू घूमता रहेगा, ठीक। तो वो लट्टू जो घूम रहा है
अक्ष के परते घूम रहा है, उसकी गति क्या? घूर्णन गति। दूसरा लार्ज टेलीकास्ट ये पंखे का, पंखा क्या कर रहा है? अपने अक्ष के परते क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये कौन सी गति है? घूर्णन गति। तीसरा उदाहरण देखो, कुम्हार के चाक का घूमना। कुम्हार के चाक का घूमना मतलब चाक कितना बड़ा है, बीच में एक्सेस होती है, उसके परते पूरा का पूरा पहिया क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो कुम्हार के चाक का जो घूम रहा है वो कौन सी गति है? घूर्णन गति। समझ आया बात पूरी? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो पिंड, अब पृथ्वी, अपनी पृथ्वी भी क्या करती है? अक्ष के परते घूमती है, तो पृथ्वी की गति कौन सी है? घूर्णन गति है। घूर्णन गति, रोटेशनल मूवमेंट है। तो अब हमें इसको देखें, ये पिंड हमने ले लिया भाई, ठीक, पिंड ये हो गया, और ये इसका घूर्णनक्ष। घूर्णनक्ष क्या होता है? जिसके परते कोई वस्तु घूमती है उसका नाम है घूर्णन अक्ष, ठीक है। अगर तुमने ग्लोब देखा हो कभी, ग्लोब मतलब पृथ्वी का रूप होता है और उसको रखा होता है, उसे घुमाने में बड़ा आनंद आता है, एक हाथ मार दो फिर घूमता रहता है। तो पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी का मॉडल, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब घूम रहा है, ग्लोब की गति को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। तो ग्लोब की गति घूर्णन गति हो गई। अब मेन बात समझना, जब जहां जहां घूर्णन गति होती है वहां पर पिंड गति तो करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। ये पंखा सुबह से घूम रहा है, बताओ जरार पहुंचा भी नहीं पहुंच, अरे कहीं नहीं पहुंच पाएगा, गेट तक नहीं पहुंच सकता, यही घूमता रहेगा। तो ये घूर्णन गति में पिंड गति तो करता है लेकिन उसकी स्थानांतर गति नहीं होती। तो अब यहां मान चलो, ये पिंड किससे बना बताओ? कणों से। तो पिंड बना कणों से, ये इसका घूर्णनक्ष है, आर पार कर देते इसको इस तरह से, ठीक। आप इसको घुमा दिया, बल लगा दिया तो सब के सब घूमने लगे, पूरा पिंड घूमने लगा। पिंड के साथ साथ प्रत्येक पार्टिकल घूमने लगा, ठीक है, प्रत्येक पार्टिकल। तो अब यहां पे टॉपिक निकल के आता है कि घूर्णन गति क्या होती है, इसके उदाहरण क्या है। अब इसके जो पॉइंट बनता है वो समझिए। घूर्णन गति के अंदर क्या होता है? 3 पॉइंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं TIP, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट, घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण, बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो पिंड किससे बना है? कणों से। पिंड बना किससे? कणों से। घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो कैसे? अब इसको कैसे समझोगे? एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? पंखा घर पे बंद कर लेना, एक पंखुड़ी पर लाल टेप लगा देना, ठीक, और फिर पंखा चालू कर देना, फिर लाल टेप देखना। जब लाल टेप देखोगे तो उसका मार्ग कैसा होगा बताओ? वृत्ताकार। पहला पॉइंट यही है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो पहला पॉइंट हो गया वृत्ताकार मार्ग। दूसरे पॉइंट पे आए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, अब घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण, अब देखना भाई दूसरा पॉइंट क्या है? ये है वेग कॉन्सेप्ट। यहां वेग के बारे में बताएंगे। वेग कॉन्सेप्ट क्या है? वेग कॉन्सेप्ट, घूर्णन गति में पिंड के प्रत्येक कण का कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। रेखीय वेग क्या होता है? वी। कोणीय वेग समान होगा लेकिन रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। 3 पॉइंट याद रखना भाई, बार बार पूछते रहेंगे। घूर्णन गति के टिप्स क्या हैं? पहला पॉइंट, घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण कौन सी गति करता है? वृत्ताकार गति। वेरी गुड। दूसरा, वेग कॉन्सेप्ट क्या है? वेग में ये बताया गया, घूर्णन गति में पिंड के प्रत्येक कण कोणीय वेग समान, कोणीय वेग ओमेगा सबका कैसा रहेगा? समान, लेकिन रेखीय वेग भी कैसा होगा? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होगा। हर कण का रेखीय वेग अलग अलग होगा लेकिन प्रत्येक कण का कोणीय वेग कैसा होगा? समान होगा। ये वेग कॉन्सेप्ट है। अब आता तीसरा और लास्ट, त्वरण कॉन्सेप्ट। त्वरण कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए भाई। त्वरण कॉन्सेप्ट है घूर्णन गति में, देखो सेम घूर्णन गति में पिंड के प्रत्येक कण का कोणीय त्वरण समान। ये कोणीय त्वरण क्या होता है इसी क्लास में बताएंगे।
कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से लिखते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय त्वरण समान होगा, लेकिन रेखीय त्वरण कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। रेखीय त्वरण इसको लिखेंगे स्मॉल ए से, ये कैसा होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इस तरह से 3 बातें इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकल के आई हैं कि कोणीय त्वरण समान होगा, रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न, कोणीय वेग समान होगा, रेखीय वेग भिन्न भिन्न, और घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण कौन सी गति करेगा? वृत्ताकार गति करेगा। तो घूर्णन गति के 3 बातें सबकी समझ में आ गई? बोलो। ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है? छोटे छोटे बिंदु पढ़ने। ये चैप्टर बड़ा आसान है, हाँ ध्यान से समझते ना, बेसिक चल रहा है इस वक्त, पीछे से कोई लिंक नहीं अपना। तो अब क्या है कि इसके अंदर आता, पहली परिभाषा शुरू होती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, देखो बल आघूर्ण को हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? विमाम पढ़ा था, विमाम है, मैंने कहा था विमाम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो बल आघूर्ण क्या है? हिंदी समझना, बल लगाकर घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है। बल लगा के घुमाना क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। ठीक है, पढ़ना है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? सिंपल भाषा में समझना, किसी पिंड के, लोग लिख लो, किसी पिंड के अक्ष के परतः, लिखना सुन लिख लो, किसी पिंड के अक्ष के परतः, तो अक्ष के परतः आ गया, हाँ, किसी पिंड के अक्ष के परतः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी पिंड की अक्ष के परतः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे अगर इसे ये वाला शब्द यूज करेंगे टाउ, इसे क्या बोलते हैं? टाउ। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखो समझिए क्या मतलब हुआ। इसका मतलब तुमने लिखा है अक्ष के परतः घूमने की प्रवृत्ति। अगर किसी पिंड में अक्ष के चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति है तो बल आघूर्ण है, और अगर घूमने की प्रवृत्ति नहीं है तो बल आघूर्ण कितना हो गया? 0। समझ आया बात पूरी? अगर घूमने की प्रवृत्ति है तो बल आघूर्ण है, और घूमने प्रवृत्ति नहीं तो बल आघूर्ण कितना हो गया? 0। समझ आया बात पूरी? अब फिर समझिए, देखो अच्छा स्टूडेंट्स कौन होता है? परिभाषा समझो इसकी तुलना में। अच्छा स्टूडेंट्स वो है जिस बच्चे के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति हो, पढ़ने का गुण हो, ठीक है, उसी को अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं। अब पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं, समझ में आ गया? एडमिशन तो ले लिया, वैसे बराबर तो होगा ही नहीं, हाँ, या तो एडमिशन तभी होगा जब पढ़ने की क्या होगी? प्रवृत्ति। छट जाओगे वहीं पर, टेस्ट में छट जाओगे। तो अब मान चलो कहीं पे तुम पहुंच गए, एडमिशन ले लिया, पढ़ने की प्रवृत्ति 0 है, तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। समझ में आ गया? अगर बाई द वे किसी प्रकार पे एडमिशन हो गया, पढ़ने प्रवृत्ति 0 है, तो मैं क्या, हमारे पिताजी भी नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बोले समझ में ही नहीं आया, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है? अक्ष के परतः अगर घूमने की प्रवृत्ति है तो उसका बल आघूर्ण होगा। अब ये बल आघूर्ण बराबर किसके होता है वो समझाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास पिंड है, इस चैप्टर में पिंड बनाना बड़ा आसान है, उल्टे हाथ से बना सकते हो। देखो अब भी बनाऊं, जब हमने उल्टे हाथ से, तो पहली बार उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, ये पिंड बनाऊंगा केवल, बस, और कुछ मत करवा लेना मुझसे, बस बन गया पिंड। मतलब ये हो गया पिंड कैसे बना दो, ये पिंड हो गया। अब घूर्णच क्या होता है? जिस बिंदु के परते ये घूम रहा हो उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। बोले घूर्णच कहाँ है? जाता है मर्जी, बोले साहब ये रहा, ये ढूंढ लिया, देखो घूर्णच हो गया। अब क्या हुआ? इसका आर पार कर दो, आर पार कर दिया इसको हमने, यहां से और यहां दिखा दिया। ऐसे समझो जैसे हमारे पास एक किताब है, किताब, ये इस किताब में इधर देखना,
इस किताब में मैंने कहा घूर्णन गति करो, बहुत आसान तरीका। किताब लो और प्रकाल लो, प्रकाल एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा छिद्र कर दो, ठीक, यहां लटक जाएगी किताब, और इसमें हल्का सा बल लगा दो तो ये क्या करेगी, अक्ष के परते घूमेगी। समझ में आ गया? तो किताब को घूर्णन गति करना सिखा सकते हो, हाँ भाई, केवल प्रकाल लेना है, उस पर छिद्र कर देना है बीचों बीच में, ठीक, आप कहीं भी कर दो तो उसके परते क्या करेगा, घूमेगा, तो ये क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। अब हमने कर दिया। इस पे अब पिंड किससे बना है, पिंड किससे बना है, कणों से। इस पे हमने बल लगाया, समझो, इस पे फोर्स लगाया। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक गति संभव नहीं। ये तुम पहले पढ़ चुके हो, गति का कारण क्या है, बल। बिना बल के गति संभव नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, हमने बल लगाया भाई, इधर फोर्स लगाया, ठीक, एफ, ये है घूर्णज। घूर्णज से जिसकी दूरी कितनी, मान लो r है, ठीक है। अगर किसी पिंड की घूर्णज से दूरी r है, उस पर लगाया गया बल F है, तब इस पिंड का बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। समझ में आया बात? तो R क्या है, घूर्णज से दूरी है, F लगाया गया बल है, ठीक। जब तक ये दोनों जिंदा हैं तब तक टाउ का मान 0 नहीं हो सकता। अगर R और F में से कोई भी 0 हो गया तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान सुनना, अगर किसी पिंड का बलाघूर्ण 0 है तो आप उस पिंड को घुमा नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ठीक। भाई टाउ का मान 0 हो गया, जिस पिंड का बलाघूर्ण 0 होगा उसे हम अक्ष के परते नहीं घुमा सकते, ठीक। इतना सबके समझ में आ रहा? देखो यहां समझिए, अगर तुमने कहा बल तो बहुत ज्यादा है, R कम है, तब भी घूम जाएगा, ठीक। तो इसी के लिए इसका उदाहरण क्या है, देखो बल आघूर्ण का उदाहरण, सूत्र समझ में क्या आ गया है भाई। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो बल आघूर्ण है कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। ध्यान रहे, बल लगाकर हम किसी पिंड में घूर्णन गति केवल 2 प्रकार से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज, तीसरी गति नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझो, जैसे अगर तुमने देखा होगा घरेलू चक्की होती है, चक्की इस तरह से चक्की है, उस पर हत्था लगा होता है, हत्था उस घूर्णन से दूर लगाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, घरेलू चक्की में हत्था घूर्णन समझते हो, जहां पे गेहूं डालते हो, गेहूं अनाज डालते हो, वो घूर्णन हो गया, वहां से दूर लगाते हैं, R का मान हो गया ये, और जो तुम ताकत लगाओगे वो क्या होगा, बल, ठीक। बल तो अपने हाथ में है, R फिक्स है, उस चक्की को चाहे ये चलाए मैं चलाऊं, सबके लिए R कैसा है, फिक्स है, लेकिन बल का मान सबका कैसा है, अलग अलग, ठीक। बल का मान कैसा है, अलग अलग। तो अब तुम्हें अगर मान चलो हमें ज़्यादा ताकत है तो तेज घुमा लेंगे, तुम में ताकत थोड़ी कम है तो तुम कम घुमाओगे, ठीक। लेकिन घूमने की प्रवृत्ति है। अगर बाय द वे सोचो, हत्था लगा लो बिल्कुल सेंटर पे जहां गेहूं डाल रहे हो, ताकत खूब तुम पे है, लेकिन घुमा के दिखा देना, क्या घूम जाएगा? क्योंकि हमने अब क्या कम कर दिया, R का मान 0 कर दिया। इसका मतलब बल आघूर्ण कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से देखो, अब मैं यहां बताता हूं, ये जो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा यहां देख रहे हो, इस दरवाजे में 3 यहां पर वो बने कब्जे लगे होंगे, ये कब्जे यहां पर घूर्णन अक्ष है, कब्जे क्या है, घूर्णन अक्ष। यहां हमने बल लगाया, बल का क्रिया बिंदु यहां पर है, यहां से यहां तक ये दूरी क्या है, दरवाजे की चौड़ाई है, ठीक। हमने बल लगाया, आसानी से घुमा दिया इसको भाई। अभी इस प्रवृत्ति है, इस आघूर्ण 0 नहीं है। जब तक इस पिंड के अंदर बल आघूर्ण होगा वह उस पिंड में घूमने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, ठीक है। अब मान लो तुमने उदाहरण समझा रहा हूं, अब मान लो तुम्हारे घर में दरवाजे होंगे, हैं कि नहीं? तुमने अपने घर में क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, दरवाजे हैं
वेल्डिंग मशीन वाले को बुला लाए, ठीक, और उससे कहा भाई ऐसा करो भाई तीनों कब्जों पे वेल्डिंग कर दो। थोड़ी देर के लिए वेल्डिंग मशीन वाला सकते में आ जाएगा, वही चिका करवा रहा, अरे तुझे करना कि नहीं किसी और बुला के लाऊं, कितने पैसे लोग सेट कर लिए जो भी सेट करना था। अब जो वेल्डिंग मशीन वाला था ना, वो सोच रहा इतना बढ़िया ग्राहक मिला है, इससे बढ़िया ग्राहक नहीं मिल सकता कोई। बोले हाँ बताओ बताओ कहाँ करना है, बोले यहाँ पे यहाँ तीनों कर दो वेल्डिंग। और मनी मन वो सोच रहा है कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, बताओ इस पे वेल्डिंग करवा रहा। जब वेल्डिंग हो चुकी, ठीक, अब वो कह रहा है ये दरवाजा घूम नहीं रहा है, दरवाजा घूम नहीं रहा। समझ रहे हो क्या हुआ, ये गुणाज खत्म कर दिया ना। अब तुम में बहुत ताकत है, ताकत तुम में बहुत ज्यादा है, दरवाजा घूम नहीं सकता। कारण क्या है, अपने बलागुर तो शून्य का। अब ये दरवाजा टूट सकता है, तुम में ज्यादा ताकत तो टूट जाएगा। अब तुमने कभी दरवाजा घुमाओ, कैसे घूमेगा। अब वेल्डिंग मशीन वाला अपना फिजिक्स का प्रयोग कर रहा है, बोले ठीक घूम जाएगा भाई साहब, 100 रुपये इसके अलग लगेंगे। बोले क्या करना होगा, 3 कब्जे बाजार से लेके आओ। 3 कब्जे भगा दिया उसको, और फिर सब ये हटा दिए, 3 कब्जे दोबारा लगा दिए। अब देखना घूम रहा है, हाँ अब घूम रहा है। पहले वेल्डिंग करवाने में पैसे ले लिए थे, समझ रहे हो, और फिर बिल में पैसे ले लिए। हुआ क्या, उसका हमने घूमने की प्रवृत्ति क्या कर दी, 0। अगर घूमने की प्रवृत्ति 0 हो जाएगी तो बलागुड़ कितना हो जाएगा, 0। अब ऐसे समझो, बहुत सारे इसको उदाहरण है। अगर तुमने देखा हो दरवाजे में हत्था अट से दूर लगाते हैं, कारण क्या है, दूरी बढ़ाने के लिए। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना बल कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र है टाउ बराबर R इंटू F। आर का मान ज्यादा होगा बल कम लगाना पड़ेगा, आर का मान कम होगा बल ज्यादा। अब ऐसे समझो, सरकारी नल देखा, इतना बड़ा हत्था होता है, ठीक है। अब तुम सोचो, कुछ लोग बनाए किनारे पर बल लगाते हैं, कम बल लगाकर अपना पानी निकाल लेते हैं। कुछ स्टाइलिश लोग होते हैं, बोले नहीं हम तो बीच में लगाएंगे। किसने रोका है, भाई सरकारी नल है, उस पर सबका अधिकार है। अब कोई यहाँ दबा रहा है, ताकत लगा रहा है, ताकत, तब भी पानी निकाल रहा। कोई और ज्यादा स्टाइलिश बोले यहाँ पकड़े हुए, यहाँ पे एक बाल्टी पानी भरने में से पसीना आ जाएगा, लेकिन वो कर रहा अपना, मर्जी है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो अब तुमने देखा जितना दूरी बढ़ाते जाओगे, वही फिजिक्स वाला है, समझ में आया। दूरी घटा तो 8 साइड वाला है, कला 8 साइड कॉमर्स वाला। अरे भाई बल कब, विज्ञान किसे कहते हैं, जहां ताकत कम लगा करके अधिक काम हो जाए वही विज्ञान है। ताकत ज्यादा लगा करके कम काम किया तो विज्ञान नहीं। समझ आया बात पूरी, ठीक है। तो इस तरह तुमने देख लिया। तो इसी प्रकार से बल आघूर के बहुत सारे उदाहरण है। तुमने देखा होगा पेचकस, पेचकस होता है, पेचकस जब गति करता है तो कौन सी गति करता है, गुण गति करता है। पेचकस में बीच में जो जिसे हम पकड़ते हैं काफी मोटा होता है ना, उससे क्या होगा, जो प्लास्टिक लगी होती है उसके 2 पर्पज होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी में भी काम कर सकता है वो, और हर जगह काम कर सकता है। तो उसे घुमाने से क्या होगा, उसकी दूरी बढ़ जाती है। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना हमें बल कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बल आघूर समझ में आ गया। अब आता है ये बल आघूर 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। यदि बाह्य बल, लिखो लिखो फटाफट, बल आघूर 2 प्रकार का होता है। बल आघूर 2 प्रकार का होता है। नंबर एक, यदि बाह्य बल